दोस्तों, आज की कहानी है भाभी के आते ही ननद के नखरे हुए भारी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। गेट पर तिपहिया के रुकने का स्वर सुनकर पराठे का कौर मुंह की ओर ले जाते हुए खुद ब खुद विभा का हाथ ठिठक गया। उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से माँ की ओर देखा। उनकी आंखों में भी यही प्रश्न तैर रहे थे कि इस वक्त कौन आ सकता है। सुबह के 10 बजने वाले थे। विनय और बाबूजी के दफ्तर जाने के बाद विभा और उसकी सास अभी नाश्ता करने बैठी ही थी कि तभी घंटी की तेज आवाज गूंज उठी। विभा ने निवाला थाली में रखा और दौड़कर दरवाजा खोला तो सामने मोहिनी खड़ी थी। तुम अकेली ही आई हो क्या? क्यों अकेली आने की मनाही है? मोहिनी ने नाराजगी दर्शाते हुए सवाल पर सवाल दागा। नहीं, मैं तो वैसे ही पूछा। विभा जब तक बात पूरी करती मोहिनी तेजी से अंदर के कमरे की ओर बढ़ गई। विभा भी दरवाजा बंद करके उसके पीछे हो आई। माँ जी अभी मेज के सामने ही बैठी थी। वे मोहिनी को देख आश्चर्य में पड़ गई। उनके मुंह से निकला, मोहिनी तू एकाएक। मोहिनी ने सूटकेस पटका और कुर्सी पर बैठती हुई रूखे स्वर में बोली, माँ तुम और भाभी तो ऐसे आश्चर्य कर रही हो जैसे यह मेरा घर नहीं और मैं यहाँ बिना बताए अचानक नहीं आ सकती। मोहिनी का मूड बिगड़ता देख विभा ने बात पलटी, तुम सफर में थक गई होगी, थोड़ा आराम करो, मैं फटाफट पराठे और चाय बना कर लाती हूँ। विभा रसोई में घुस गई और वह जल्दी जल्दी आलू के पराठे सेकने लगी। तभी माँ जी उसकी प्लेट भी रसोई में ले आई और बोली, बहू अपने पराठे भी दोबारा गर्म कर लेना, तुझे बीच में ही उठना पड़ा। कोई बात नहीं, आपका नाश्ता भी तो अधूरा पड़ा है, लाइए गर्म कर दूँ। नहीं, जब तक तू पराठे सेकेगी मैं मोहिनी के पास बैठकर अपना नाश्ता खत्म कर लूँगी। फिर उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, लगता है लड़कर आई है। माँ जी के स्वर में झलक रही चिंता ने विभा को भी गहरी सोच में डाल दिया और वह अतीत की यादों में गुम हो गई। सोचने लगी, जहाँ माँ, बाबूजी और विनय प्यार व ममता के सागर थे, वहीं मोहिनी बेहद बद दिमाग, नकचढ़ी और गुस्सैल थी। बात बात पर तुनकना उठना, दूसरों की गलती निकालना उसकी आदत थी। जब विवाह के बाद विभा ससुराल आई तो माँ जी, बाबूजी ने उसे बहू नहीं बेटी की तरह समझा, स्नेह दिया। विनय से उसे भरपूर प्यार और सम्मान मिला। बस एक मोहिनी ही थी जिसे अपनी भाभी से जरा भी लगाव नहीं था। उसने तो जैसे पहले दिन से ही विभा के विरुद्ध मोर्चा संभाल लिया था। बात बात में विभा की गलती निकालना, उसे नीचा दिखाना मोहिनी का रोज का काम था। लेकिन विभा न जाने किस मिट्टी की बनी थी कि वह मोहिनी की किसी बात का बुरा ना मानती। उसकी हर भेजा बात को हंसकर सह लेती, हर काम में कुशल। विभा की तारीफ होना तो मोहिनी को फूटी आंख न सुहाता था। एक दिन विभा ने बड़े मनोयोग से डोसा, इडली, सांभर आदि दक्षिण भारतीय व्यंजन तैयार किए थे। सभी स्वाद ले लेकर खा रहे थे। विनय तो बार बार विभा की तारीफ करता जा रहा था, वाह क्या लाजवाब डोसे बने हैं, लगता है किसी दक्षिण भारतीय लड़की को ब्याह लाया हूँ। तभी एकाएक मोहिनी ने जोर से थाली एक तरफ सरकाते हुए कहा, आप लोग भाभी की बेवजह तारीफ कर कर के सिर पर चढ़ा रहे हो, देखना एक दिन पछताओगे। मुझे तो इनके बनाए खाने में कोई स्वाद नजर नहीं आता, पता नहीं आप लोग कैसे खा लेते हैं। अभी मोहिनी कुछ और कहती, तभी बाबूजी की कड़क आवाज़ गूंजी, चुप हो जा, देख रहा हूँ तू दिन पर दिन बदतमीज होती जा रही है, जब देखो तब बहू के पीछे पड़ी रहती है, नालायक लड़की। बाबूजी का इतना कहना था कि मोहिनी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। रोते रोते वह विभा को कोसती भी जा रही थी, जब से भाभी आई है तभी से मैं सबको बुरा लगने लगी हूँ, न जाने इन्होंने सब पर क्या जादू कर दिया है। भैया तो बिल्कुल ही जोरू के गुलाम बनकर रह गए हैं। अब तक चुप तमाशा देख रहा विनय और न सुन सका। उसने मोहिनी को डांटा, बहुत हो गया, अब फौरन अपने कमरे में चली जा।
मोहनी तो पैर पटकती अपने कमरे में चली गई, परंतु विभा इस बेवजह के अपमान से आहत हो रो पड़ी। उसे रोता देख विनय, माँ और बाबूजी तीनों ही बेहद दुखी हो उठे। बाबूजी ने विभा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटी मुझे माफ कर देना। मोहनी की तरफ से हम तुमसे माफी मांगते हैं। जब विभा ने देखा कि माँ बाबूजी बेहद ग्लानि महसूस कर रहे हैं और विनय तो उसे रोता देख खुद भी रुआसा सा हो उठा है, तो उसने फौरन अपने आंसू पोंछ लिए। यही नहीं, उसने अगले ही दिन मोहनी से खुद ही यूं बातचीत शुरू कर दी, वो मानो कुछ हुआ ही न हो। माँ जी तो विभा का यह रूप देख निहाल हो उठी थी। उनका मन चाहा कि विभा को अपने पास बिठाकर खूब लाड प्यार करे, परंतु कहीं मोहनी बुरा ना मान जाए, यह सोच वह मन महसूस कर रह गई। एक दिन मोहनी अपनी सहेली के घर गई हुई थी। विभा और माँ जी बैठी चाय पी रही थी। एकाएक माँ जी ने विभा को अपनी गोद में लिटा लिया और प्यार से उसके बाल में उंगलियां फेरती हुई बोली, काश मेरी मोहनी भी तेरी तरह मधुर स्वभाव वाली होती। मैंने तो उसका चांद सा मुखड़ा देख मोहनी नाम रखा था। सोचा था अपनी मीठी हंसी से वह घर में खुशियों के फूल बिखेरेगी, लेकिन इस लड़की को तो जैसे हंसना ही नहीं आता। मुझे तो चिंता है कि इससे शादी कौन करेगा। माँ जी को उदास देख विभा का मन भी दुखी हो उठा। उसने पूछा, माँ जी आपने मोहनी के लिए लड़के तो न देखे होंगे? हाँ, कई जगह बात चलाई, परंतु लोग केवल सुंदरता ही नहीं स्वभाव भी तो देखते हैं। जहाँ भी बात चलाओ वहीं इसके स्वभाव के चर्चे पहले पहुँच जाते हैं। छोटे शहर में वैसे भी किसी के घर की बात दबी छिपी नहीं रहती। कुछ देर चुप रहने के बाद माँ जी ने आशा भरी नजरों से विभा की ओर देखते हुए पूछा, तुम्हारे मायके में कोई लड़का हो तो बताओ। इस शहर में तो इसकी शादी होने से रही। बहुत सोचने विचारने के बाद एकाएक उसने रंजन का ध्यान आया। रंजन विभा के पिताजी की मुँह बोली बहन का लड़का था। एक ही शहर में रहने के कारण विभा अक्सर उनके घर चली जाती थी। वह रंजन की माँ को बुआ कहकर पुकारती थी। रंजन के घर के सभी लोग विभा से बहुत स्नेह करते थे। रंजन भी विभा की तरह ही बुराई को हंसकर सह जाने वाला और शीघ्र ही क्षमा कर देने में विश्वास रखने वाला लड़का था। यह घर मोहनी के लिए उपयुक्त रहेगा। रंजन जैसा लड़का ही मोहनी जैसी तेज तर्रार लड़की को सहन कर सकता है, विभा ने सोचा। फिर माँ बाबूजी की आज्ञा लेकर वह अपने मायके चली गई, जैसा कि होना ही था। मोहनी का फोटो रंजन को ही नहीं अभी सभी को बहुत पसंद आया, लेकिन विभा ने मोहनी के स्वभाव के विनय में रंजन को अंधेरे में रखना ठीक न समझा। मोहनी के तीखे स्वभाव के बारे में जानकर रंजन हंस पड़ा। अच्छा, तो यह सुंदर सी दिखने वाली लड़की नकचढ़ी भी है, लेकिन दीदी तुम चिंता मत करो, मैं इस गुस्से लड़की को यूं काबू में ले आऊँगा। कहते हुए उसने जोर से चुटकी बजाई तो उसके साथ साथ विभा भी हंस पड़ी। लेकिन विभा जानती थी कि मोहनी को काबू में रखना इतना आसान नहीं है जितना कि रंजन सोच रहा है। तभी तो उसके विवाह के बाद भी वह और माँ जी निश्चिंत हो सकी थी। उन्हें हर वक्त ही खटका लगा रहता कि कहीं मोहनी ससुराल में लड़ झगड़ न पड़े, रूठ कर वापस न आ जाए। अभी मोहनी के विवाह को हुए 4 महीने ही बीते थे कि अचानक वह अजीब से उखड़े मूड में आ धमकी थी। न जाने क्या बात हुई होगी। विभा का दिल शंका से कांप उठा था कि तभी पराठा जलने की गंध उसके नथुनों से टकराई। अतीत में खोई विभा भूल ही गई थी कि उसने तवे पर पराठा डाल रखा है। विभा और फिर से फटाफट दूसरा पराठा सेका, चाय बनाई और नाश्ता लेकर मोहनी के पास आ बैठी। पता नहीं इस बीच क्या बातचीत हुई थी, लेकिन विभा ने स्पष्ट देखा कि माँ जी का चेहरा उतरा हुआ है। नाश्ता करते हुए जब मोहनी चुप ही रही तो विभा ने बात शुरू की, और सुनाओ, ससुराल में खुश तो हो ना? शायद मोहनी इसी अवसर की प्रतीक्षा में थी। उसने बिफर कर जवाब दिया, खाक खुश हूँ। तुमने तो मुझे इतने लोगों के बीच फंसावा ली दिया। दिन रात काम करो, सास ससुर के नखरे उठाओ, और एक देवर है कि हर वक्त उसके चोंचले करते फिरो।
मोहिनी का धारा प्रवाह बोलना जारी था। रंजन भी कम नहीं थी। हर वक्त अपने घर वालों को लल्लो चप्पो में लगा रहता है। मेरी तो एक नहीं सुनता। उस घर में रहना मेरे बस की नहीं है। जब तो मैं तभी वापस आऊँगी जब रंजन अलग घर ले लेगा। इसी तरह मोहिनी रंजन के परिवार को बहुत देर तक भला बुरा कहती रही, परंतु माँ जी और विभा को क्या उसके स्वभाव के बारे में मालूम न था। वे जान रही थी कि मोहिनी सफ़ेद झूठ बोल रही है। वास्तव में तो संयुक्त परिवार में रहना उसे भारी पड़ रहा होगा, तभी वह खुद ही लड़ाई झगड़ा करती होगी ताकि घर में अशांति करके अलग हो सके। वैसे भी विभा रंजन के परिवार को वर्षों से जानती थी। उसे पता था कि रंजन और उसके परिवार के अन्य सदस्य मोहिनी को खुश रखने के हर संभव कोशिश करते होंगे। उससे दिन रात काम करवाने का तो सवाल ही नहीं उठता होगा। उल्टे बुआ तो उसके छोटे बड़े काम में खुश होकर कर देती होंगी। माँ जी ने मोहिनी को समझाने की कोशिश की, देख बेटी, तेरी भाभी तो खुशी खुशी संयुक्त परिवार में रह रही है। यह भी तो हम सबके लिए काम करती है। इसने तेरी बातों का बुरा मानने के बजाय हमेशा तुझे छोटी बहन की तरह प्यार ही किया है। तुझे इससे सीख लेनी चाहिए। लेकिन मोहिनी तो विभा की तारीफ होते देख और भी भड़क गई। उसने साफ कह दिया, भाभी कैसी हैं, क्या करती हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने बारे में जानती हूँ कि मैं अपने सास ससुर के साथ नहीं रह सकती। अब भाभी यार तो रंजन को अलग करने के लिए समझाए, वरना मैं यहाँ से जाने वाली नहीं।